लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने स्टार्ट किया था कि एग्जांपल इंटर स्टेट सप्लाई का, जिसमें अगर गुड्स विद इन स्टेट सप्लाई होता है, ए से बी को जो गुड्स ट्रांसफ़र किया है 10,000 रुपीज़ का 9% CGST और 9% SGST लग जाएगा, 900 रुपये हो जाएगा। तो 11,800 रुपये का जो प्राइस चार्ज, जो टोटल ए बी से जो प्राइस चार्ज करेगा वो 11,800 का होगा। देन आफ्टर बी और सी, बी जो है वो सी को गुड्स बेचता है, 10,000 रुपये में उसने ख़रीदा था, वो उसको 12,000 में बेचता है 2,000 का वैल्यूडेशन करने के बाद। तो CGST वो 9% चार्ज करेगा, SGST 9% चार्ज करेगा। इस तरीके से 1,080 रुपये वो दो बार जोड़ेगा और इस हिसाब से 14,160 रुपीज़ का जो टोटल है वो प्राइस चार्ज करेगा। तो इसमें जो CGST SGST बी को पेबल करना रहेगा वो 1,080 CGST पेबल। इसमें से जो क्रेडिट मिली हमको, बी ने ए से गुड्स खरीदा था 10,000 रुपये का, उसमें 9% का CGST लगा था तो 900 रुपये का उसको क्रेडिट मिलेगा। तो CGST पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा 180 रुपये का। इसके बाद SGST पेबल में भी 1,080 रुपये, और 10,000 में उसने गुड्स खरीदा था, उस पर 9% का SGST लगा था तो 900 रुपये का उसको क्रेडिट मिल जाएगा, इनपुट क्रेडिट, और SGST इसको पेबल रहेगा 180 रुपये। तो टोटल जो CGST SGST मिलाकर उसको 360 रुपये गवर्नमेंट को पे करना रहेगा। तो गवर्नमेंट ने किस तरीके से क्या क्या अर्न किया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या क्या रेवेन्यू मिला। तो जब ए और बी को सप्लाई करता है तो 10,000 रुपये इंटू 9% रुपये, तो 900 रुपये उसने सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा किए और स्टेट गवर्नमेंट के खाते में 900 रुपये जमा किए। जब सप्लाई कर रहा है गुड्स बी से सी को, तो वो 180 रुपये जमा कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में और 180 रुपये कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट में। इस हिसाब से उसने 1,080 रुपये दोनों को बराबर बराबर मिल जाता है इसमें। अब एग्जांपल देख रहे हैं इंटर स्टेट सप्लाई का, जिसमें पहले विद इन स्टेट ट्रांसफ़र होगा, फिर विद इन स्टेट के बाद इंटर स्टेट ट्रांसफ़र होगा, और किस तरीके से उसमें क्रेडिट मिलेंगे इसमें हम देखते हैं। स्टेट ए से स्टेट ए में गुड्स जा रहा है, विद इन स्टेट है, इंटर स्टेट है, 10,000 रुपये का है। तो अपन ने पुराने एग्जाम्पल में पढ़ाई है, तो 9% से CGST और 9% से SGST, तो हिसाब से 11,800 रुपये में इसने गुड्स बेच दिया। इसके बाद सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बाय ए ऑफ स्टेट 1 टू बी ऑफ स्टेट 2। ए है स्टेट 1 में, बी है स्टेट 2 में, मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो ये हो गया इंटर स्टेट सप्लाई। तो अब CGST SGST नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, IGST। तो 12,000 रुपये में इसने बेचा, 10,000 रुपये था, 2,000 रुपये इसने वैल्यू एडिशन किया, इसका प्रॉफिट कमाया, 12,000 रुपये में इसने गुड्स सेंड किया, तो 18% से IGST, तो ये हो जाएगा 2,160 रुपये। तो टोटल अब IGST ये सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, तो IGST पेबल हो जाएगा 2,160। अब इसने गुड्स खरीदा था 10,000 रुपये में, इसमें CGST लग के आया था 900 रुपये, वो पहले माइनस करेंगे, उसके बाद हम SGST माइनस करेंगे 900 रुपये से। तो जो टोटल IGST पेबल रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को 360 रुपये हो जाएगा। इसके बाद सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज बाय बी ऑफ स्टेट 2 टू सी ऑफ स्टेट 2। बी है वो सी को गुड्स बेच रहा है, दोनों स्टेट 2 में है, मीन्स इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन स्टेट सप्लाई। तो अब क्या लगेगा, CGST और SGST लगेगा। तो 14,400 रुपये में इसने बेचा, 12,000 रुपये में इसने खुद ने खरीदा था, प्रॉफिट कमाया उसने। तो अब 14,400 पे अपन लगाएंगे 9% से CGST और 9% से SGST, तो ये हुआ 1296 और 1296। तो टोटल जो प्राइस चार्ज करेगा BC से वो हो जाएगा 16,992। तो CGST SGST कितना इसको गवर्नमेंट को पे करेगा, तो सबसे पहले CGST पेबल देखते हैं हम, 1296 लेस क्रेडिट ऑफ IGST। इसके पास क्रेडिट है IGST की कितनी, हम ऊपर देखते हैं, इसके पास IGST की जो टोटल क्रेडिट है वो 2160 है, राइट। तो मैक्सिमम हम इसमें से 1296 माइनस कर देते, तो 1296 हमने माइनस कर दिया, तो CGST पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा ना। वो बात है SGST में, SGST में 1296 हमने लिया। अब हमारे पास 2,160 रुपये का IGST था, जो जिसमें से हम 1296 हम ऊपर यूज कर चुके हैं IGST में। तो जो हम नेट इनपुट क्रेडिट हमारे पास जो बचा है वो 864 बचा है। तो SGST पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगा 432 रुपये। तो 432 हमको
देना रहेगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। हमने 14,400 रुपये में गुड्स बेचा, जिस पर 9% से CGST लगा 1296 और 9% से AGST लगा 1296, राइट। अब CGST पेबल 1296 हुआ तो लेस क्रेडिट ऑफ IGST। टोटल हमारे पास है IGST 2160, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 1296, जितना मैक्सिमम उतना माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। नाउ अब आते हैं SGST पर। SGST है 1296। अब इसमें से हम जो है क्रेडिट माइनस जो हमारे पास मैक्सिमम बचा है 2160 में से हम माइनस कर देंगे 1296, जो हम ऑलरेडी इनपुट क्रेडिट ले चुके हैं CGST पेबल में, तो इसको हम 864 इसमें से और माइनस हो जाएगा, तो जो पेबल रहेगा वो 432 सेंट्रल गवर्नमेंट को पेबल रहेगा। नाउ हम आ जाते हैं GST कॉमन पोर्टल। इसका जो एक फीचर है GST कॉमन पोर्टल का, इसके बारे में बताया हुआ है यहाँ पर कि पूरे ऑल ओवर इंडिया, आप बंगाल में रहते हो, आप महाराष्ट्र में रहते हो, आप MP में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, आप पंजाब में रहते हो, आप कहीं पर भी रहते हो, GST का एक कॉमन पोर्टल बनाया हुआ है जिस पे ही आपके सारे रिटर्न्स जाएंगे, वहीं से आपके सारे चालान पे होंगे, सब कुछ एक ही पोर्टल से होगा। GST के पहले जब सर्विस टैक्स चलते थे, वेट चलता था, एक्साइज ड्यूटी चलता था, तो अलग अलग पोर्टल थे, अलग अलग स्टेट में होते थे, तो आपको अलग अलग स्टेट के पोर्टल पे जाना होता था और उस हिसाब से आपको रिटर्न भरना होता था। बट GST में जो है कॉमन पोर्टल है, आपको उसी से पूरा आपका काम हो जाएगा। आप किसी भी स्टेट में होते हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। GSP ASP, इसमें जो है ये है कि जो आप अपलोड कर सकते हो, इसमें इनवॉइस रिटर्न फाइल कर सकते हो, सिंगल स्टॉप शो ऑफ है फॉर GST रिलेटेड सर्विसेज। इस तरह की ये सर्विसेज यूज़ करता है फाइनेंशियली जो एक टेक्नोलॉजी कंपनीज है, उसको जिसको आप GST सुविधा प्रोवाइडर भी कहते हैं। तो इस तरह की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक जो आप भी इंटरनेट जो यूज़र फ्रेंडली आप जो भी सर्विसेज यूज़ करते हो वो इनके थ्रू होती है। कंपनसेशन सेस, a GST compensation cess at a specified rate has been imposed under the Goods and Service Tax Act 2017 on the specified luxury items or demerit goods। एक कंपनसेशन सेस है, वो एक स्पेसिफाइड रेट से इम्पोज किया जा सकता है अंडर गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट सेस एक्ट 2000 एक्ट बनाया गया है, जिसमें लग्जरी आइटम है कोई या कोई डीमेरिट गुड्स है। डीमेरिट गुड्स इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, लाइक पान मसाला हो गया, टोबैको हो गया, एरेटेड वाटर हो गया, मोटर कार्स हो गया। तो इस तरह के गुड्स डीमेरिटेड गुड्स इन्होंने बताया है, इस गुड्स पे कोई कंपनसेशन सेल्स लगा सकते हैं। तो कंपनसेशन इज लिवाइबल इंट्रा स्टेट सप्लाईज एंड इंटर स्टेट सप्लाई विथ ए व्यू टू प्रोवाइड फॉर अ कंपनसेशन टू द स्टेट्स फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग on account of implementation of the GST. Compensation is to be provided to the state for a period of 5 years from the date on which state brings its CGST Act into force। क्या हुआ था, शुरू में जब GST इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो सारे स्टेट्स लड़ाई कर रहे थे, अपोज कर रहे थे कि हम जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा वेट का नुकसान होगा, हमें काफ़ी लॉस होगा। तो इसके लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली थी कि ये आप टैक्स लगा लेंगे और 5 ईयर तक हम इसका कोई भी आपको अगर नुकसान होता है तो हम इससे आपको रिएम्बर्समेंट करेंगे। GST और टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। GST इज लिवाइड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एंड पेट्रोलियम क्रूड डीजल पेट्रोल ATF एंड नेचुरल गैस। GST लगभग सारे जितने भी गुड्स हैं सर्विसेज सब पे लगता है। कुछ एग्जाम कैटेगरी दी हुई उसको देखते हैं, बट इन पे नहीं लगता है। एल्कोहलिक लिकर, जो भी आपका लिकर होता है एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस पर नहीं लगेगा। पेट्रोलियम क्रूड है, उस पर नहीं लगेगा। डीजल पेट्रोल ATF एंड नेचुरल गैस। तो हम 1 बाय 1 सबको डिटेल में देख लेते हैं। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड रिलीम ऑफ GST। द मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ alcoholic liquor continues to subject to state excise duty
एंड इंटर स्टेट सेल ऑफ सेम इज सब्जेक्ट टू CST वेट रेस्पेक्टिवली। तो जो भी लिकर है उसका अगर सेल्स हो रहा है तो उस पर जो अभी लगता है या प्रोडक्शन होता है उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है, और जब भी उसका इंटर स्टेट सप्लाई होता है या इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, विद इन स्टेट होता है तो वेट लग जाता है, और यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में तो CST चार्ज करना है। अब आते हम पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF एंड नेचुरल गैस। As regards petroleum, crude, diesel, petrol, ATF and natural gas are concerned, they are not presently liable to GST. GST will be levied on these products from the date to be notified on the recommendation of the GST काउंसलिंग। इन पर अभी चर्चाएं चल रही है, जब भी इन पे काउंसलिंग रिकमेंडेशन देगी तब से इस पे GST लगना स्टार्ट हो जाएगा, बट अभी इस पे GST नहीं लगता है। Till such date, central excise duty continues to be levied on manufacture production of petroleum, crude, diesel, petrol, ATF and natural gas and intrastate supply of same is subject to CST VAT respectively। तो इस पे अब जो लगेगा वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो जो ऊपर हमने पढ़ा था एल्कोहलिक लिकर, उस पर लगता था स्टेट एक्साइज ड्यूटी, और जो नीचे हमने पढ़ा है पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, ATF एंड नेचुरल गैस, इस पर लगेगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर है सबको। अब आ जाते हैं हम टोबैको। टोबैको इज विद इन परव्यू ऑफ GST लेवेबल ऑन टोबैको। हाउएवर, यूनियन गवर्नमेंट हैज आल्सो रिटेन द पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटी इन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया। रिसेंटली टोबैको इज सब्जेक्ट टू GST एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। टोबैको पे जो अधिकार रखा है वो यूनियन गवर्नमेंट ने भी रखा है, इस पे वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगाती है। एक तो GST लगता है, वो लगता ही है रेगुलर, इसके अलावा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगाते हैं। इसके आगे हम पढ़ते हैं ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स। ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स आर विद इन द परव्यू ऑफ GST. GST is liable on them. However, state government has also retained power to levy excise duty on such products manufactured in India. Opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics are subject to GST as well as state excise duty. तो इन पर GST भी लगता है और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। इसके अलावा जो रियल इस्टेट सेक्टर है उसको आउट ऑफ GST है। जो भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल परचेस करते हो उस पर GST नहीं लगता है। तो कौन कौन से जो टैक्स है वो अब हट गए हैं, वो हम इसमें देख लेते हैं। सेंट्रल GST आने के बाद कौन कौन से टैक्स पहले लगते थे और अब वो ख़त्म हो गए। तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगता था, वो अब नहीं लगता है। सर्विस टैक्स अब खत्म हो गया है। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट खत्म हो गया है। CVD एंड स्पेसिफाइड एक्ट, स्पेशल CVD खत्म हो गया है। सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म हो गया है। सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस इन सो फार इज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खत्म हो चुका है। स्टेट में भी लगता था एंटरटेनमेंट टैक्स ख़त्म हो गया, मगर केवल जो लोकल बॉडीज़ कुछ अधिकार है जिनके पास वो लगा सकती है, तो वो केवल टैक्स है। लॉटरी पे जो टैक्स लगते थे वो ख़त्म हो गए। एंट्री टैक्स ख़त्म हो गया है। परचेस टैक्स ख़त्म हो गया है। वेट सेल्स ख़त्म हो गया। लग्जरी टैक्स ख़त्म हो गया। टैक्सेस लगते थे एडवर्टाइजमेंट पे, तो ख़त्म हो गया। तो दोनों ने हाथ मिलाया है, सेंट्रल और एक्साइज ड्यूटी ने अपना रेवेन्यू शेयर किया है, तो GST लगता है। तो अब कौन है GST में और कौन GST में नहीं है, विद इन GST और आउटसाइड इट। तो अल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो पावर टू टैक्स रिमेन्स विद द स्टेट। इसका जो पावर है वो स्टेट के हाथ में है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड ATF, GST डिसाइड करेगा काउंसलिंग कब से इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। इंटरटेनमेंट टैक्स डिवाइड बाय गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज़, पावर टू रिमेन टैक्स विद द लोकल बॉडी ही इस पर टैक्स लगाती है। इसके अलावा जो दूसरा इंटरटेनमेंट टैक्स होता था वो हट गया। लोकल बॉडी के पास जो भी पावर थे अभी भी है वो टोबैको GST भी लगता है, मगर उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आल्सो रिटेन अभी भी लगता है। इसके अलावा बेनिफिट्स क्या क्या है GST के, तो GST के जो बेनिफिट बताए हैं उसमें है कि क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट,
इससे एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट होगा, हर स्टेट में टैक्स का रेट सेम होगा, तो जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग होगा वो सेम रहेगा। लाइक जैसे पेट्रोल में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स लगते हैं, तो इसलिए एमपी में जो पेट्रोल है वो अलग रेट में होगा, दिल्ली में रेट अलग है, तो सब जगह रेट अलग होता है। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इससे गवर्नमेंट का मानना है कि इससे मेक इन इंडिया को काफ़ी बल मिलेगा, इंडिया काफ़ी अच्छा आगे बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, क्योंकि सभी जीएसटी पे आ गए, इतने सारे जो टैक्स थे वो सब इसमें शामिल हो गए। तो जो अब बिजनेसमैन का है वो ध्यान बिजनेस पे रहेगा, ना कि इतने सारे टैक्स के कंप्लायंस में। इन्हांस इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, तो जो इससे जो है काफ़ी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कंपनी की कॉस्टिंग कम होगी, तो जो पैसा बचेगा उससे इन्वेस्टमेंट होगा, इससे काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इससे जीडीपी इंक्रीज होगी, इसका गवर्नमेंट का मानना है। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो आप भी समझ सकते हैं कि पहले वेट लगता था, आपको वेट पड़ेंगे। आप अगर किसी की 4 जगह ब्रांच है, 5 जगह ब्रांच है, तो सभी जगह के वेट पड़ेगा, तो उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। एक्साइज ड्यूटी पड़ेगा, सर्विस टैक्स पड़ेगा, इतने सारे टैक्स वो पड़ेगा, इंटरटेनमेंट टैक्स पड़ेगा, इंटी टैक्स पड़ेगा, तो इस काफ़ी टफ हो जाता है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है आपके लिए एक टैक्स है, यूनिफॉर्मिटी लॉ है, टैक्स रेट अक्रॉस द कंट्री सेम है, तो आपके लिए बिजनेस करना ईजी है। सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एक सर्टेनिटी आई है, कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री इंश्योर सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, तो काफ़ी सर्टेनिटी आ गया है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में। ईजी टैक्स कंप्लायन हो गया है, इसमें ग्रेटर यूज़ ऑफ आईटी, हर कुछ आईटी से होगा, आपको नोटिस भी सब ऑनलाइन ही आते हैं, सब कुछ आपको आईटी का यूज़ किया गया है इसमें। रिडक्शन इन कंप्लायंस कॉस्ट, अलग अलग आपको, जैसे पहले आपको एक्साइज में होते थे तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन लेना है, वेट के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना है, सर्विस टैक्स के लिए अलग रजिस्ट्रेशन होना है, तो इससे आपकी कंप्लायंस कॉस्ट अलग अलग बढ़ जाती है। तो इससे एक ही टैक्स रहेगा तो आपकी कंप्लायंस कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी। एडवांटेजेस फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इनको क्या क्या बेनिफिट हुआ है, तो जीएसटी हैज़ गिवन मोर रिलीफ टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री थ्रू अ मोर कम्प्रेंसिव एंड वाइडर कवरेज ऑन इनपुट सेट ऑफ एंड सर्विस टैक्स सेट ऑफ सब्सिडिंग द सेवरल central and excess state taxes in GST and phasing out of CST, the transparent and complete chain of set-offs and which results in widening the tax base and better tax compliance also leads to lowering of tax burden on an average dealer in trade and industry। पहले जब एक्साइज ड्यूटी लगता था तो क्या होता था कि जब मैन्युफैक्चरर किया तो उसको एक्साइज ड्यूटी का ही बेनिफिट मिलता था, यदि आप ट्रेडर है वो एक्साइज ड्यूटी का बेनिफिट नहीं ले सकता था। तो अब जीएसटी का इनपुट है वो लास्ट तक मिलेगा आपको, तो इसका जो है बेनिफिट काफ़ी मिलेगा आपको, अंत तक उसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट ऑफ कैस्केडिंग, जो कैस्केडिंग है, जो टैक्स पे टैक्स लगता था उसको इसने मिटिगेट किया है। जो स्मॉल ट्रेडर है, एंटरप्रेनर है, उसको भी काफ़ी फ़ायदा, उसको कंप्लायंस कम करना है और इजी कंप्लायंस है। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।